Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the character of Napoleon, that is the most important character of the novel Animal Farm. एनिमल फार्म क्योंकि एक ज़बरदस्त नावल है। जॉर्ज ऑरवेल ने ये नावल रशियन रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा था और ख़ास तौर पे उसने खुद कहा था कि मैंने ये नावल उन लोगों के लिखा है जो कि रीडिंग में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, ताकि वो लोग भी रशियन रेवोल्यूशन को आसानी से समझ सकें। तो इस नावल में जो मेन कैरेक्टर है नपोलियन है, स्नोबॉल है, उसके साथ साथ बॉक्सर है। तो नपोलियन जो कि एक सुअर था, चार सुअर होते हैं, नपोलियन और स्नोबॉल, स्क्वेलर और ओल्ड मेजर होता है। जो नेपोलियन थ्रेटनिंग फेस फिर्स लाइक ब्रिकशायर बोर है, एक पिग है, सुअर है जो कि ब्रिकशायर के पिग्स की नस्ल से है जो कि ब्लैक होते हैं। उसके बाद ही इज़ एन एंटागोनिस्ट, वो एंटागोनिस्ट है नावल का। तीसरा पॉइंट है कि ही रिप्रेजेंट्स जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक सोवियत पॉलिटिकल लीडर था जो कि अपनी डिक्टेटरशिप और एग्जीक्यूशंस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था और रशियन रेवोल्यूशन में इसका एक अहम किरदार है। और एक्चुअली रशियन रेवोल्यूशन 1917 में शुरू हुआ था और 1923 में ख़त्म हुआ था, जो कि एक पॉलिटिकल और सोशल रेवोल्यूशन था। एज वी हैव सेड डैट नेपोलियन रिप्रेजेंट्स द स्टालिन, सो नेपोलियन में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टालिन वाली ही हैं। कि जैसे कि देखें, स्टालिन ने कम्युनिज्म को सपोर्ट किया और उसकी वजह से उसके जो बहुत सारे फॉलोअर्स थे उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हुई। इस तरह नेपोलियन ने रेवोल्यूशन किया, जानवरों को तैयार किया, लीड किया इंसानों के ख़िलाफ़, और इस तरह जानवरों ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर ली। उसके बाद है कि जो मेन करेक्टरिस्टिक है नेपोलियन की, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डिक्टेटर, वो डिक्टेटर है। जैसे कि नावल में हम देख सकते हैं कि पहले जब ओल्ड पिग होता है, जो उनका मेजर होता है, ओल्ड मेजर, वो उन्हें अपना ख्वाब सुनाता है और कहता है कि मुझे इस तरह ख्वाब आया है और हमें इंसानों के ख़िलाफ़ इस तरह रेवोल्यूशन करना चाहिए। और जो नेपोलियन होता है उसकी बात मान के जानवरों को लीड करता है। लेकिन जब नेपोलियन रेवोल्यूशन में कामयाब हो जाता है, जब ये ऐसे कह लें कि किंग बन जाता है, तो फिर जानवरों के हकूक़ ये छीनना शुरू कर देता है। हम मिसाल ले लेते हैं कि मुर्गियों के अंडे जो होते हैं वो ये बेचता है दूसरे फार्म को, जो दूध होता है वो ये खुद इस्तेमाल करते हैं जितने भी सूअर हैं। तो और जो एप्पल्स होते हैं, और सारे एप्पल्स जब ये इस्तेमाल करते हैं और जानवर जब इनसे सवाल करते हैं, तो इनका जो होता है स्क्वेलर, वो कहता है कि हम एप्पल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम एप्पल खाएं और हम सेहतमंद रहें, ताकि आप लोगों के जो फैसले हैं वो हम अच्छे तरीके से कर सकें, आप लोगों को अच्छे तरीके से लीड कर सकें। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ही वांट्स पावर एंड अथॉरिटी। वो पावर का बहुत ज़्यादा भूखा था, हमेशा ताकत चाहता था। हम उसके इस लालच का अंदाज़ा, पावर और अथॉरिटी के लालच का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वो और स्नोबॉल एक दूसरे के शाना बशाना होते हैं। लेकिन जैसे रेवोल्यूशन में कामयाब हो जाते हैं, वो स्नोबॉल को मतलब चाहता है कि वो निकल जाए, इसके रास्ते से हट जाए, सारी बातें इसी की मानी जाए। और हम देख भी सकते हैं नॉवल में कि जब स्नोबॉल विंड मिल का आइडिया पेश करता है, तो उसके बाद स्नोबॉल को किसी न किसी तरीके से ये एनिमल फार्म से भगा देता है। और पहले तो आइडिया के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन जब वो चला जाता है फिर ये सोचता है कि आइडिया तो अच्छा है, और फिर ये उसी विंड मिल पे काम शुरू कर देता है। और इस तरह उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है कि वो पूरी स्टेट का अकेला मालिक हो, स्टेट से मुराद के पूरे फार्म का अकेला मालिक हो। उसके बाद एग्जीक्यूशंस। नेपोलियन मरवा देता था बाकी जानवरों को, जब कोई भी जानवर उसके खिलाफ जाता तो उसे अपने कुत्तों की मदद से मरवा देता। ये वही कुत्ते थे जो उसने खुद बाकी जानवरों से चोरी पाले थे। अब ये कुत्ते उसकी हिफाजत भी करते थे, और जब भी कोई मीटिंग या जलसा वगैरह होता था तो ये कुत्ते अपनी आवाज़ से बाकी जानवर को डरा देते थे, और वो कोई भी उन जानवरों में से कोई जानवर भी नेपोलियन के ख़िलाफ़ नहीं जाता था। उसके बाद है थ्रेटनिंग। नेपोलियन के अंदर ये काबिलियत थी कि वो बाकी जानवरों को डरा धमका सके। ये उसकी सबसे ज़्यादा कुनिंग करेक्टरिस्टिक है या फीचर है कि उसकी आवाज़ में, जब वो किसी मीटिंग के दौरान कोई पॉइंट आउट करता था, पॉइंट देता था अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, तो वही पॉइंट लोगों पे डर तारी कर देता था। और उसके साथ साथ इसके कुत्ते भी थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी मीटिंग या जलसे के दौरान इसके कुत्ते जो थे उनकी वजह से जानवर डर जाते थे और इसकी कोई मुखालफत नहीं करता था। उसके बाद है कि नेपोलियन हिपोक्रेट था, और बहुत ही आला किस्म का हिपोक्रेट था। इसकी हिपोक्रेटी, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमें बताते हैं इसकी हिपोक्रेसी। तो पहले इनमें से एक इंसिडेंट्स हम बॉक्सर की डेथ का कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी उस वर्किंग क्लास के बॉक्सर ने काम किया होता है, लेकिन जब एंड पे उसकी मौत का वक्त आता है तो उसको इलाज करवाने के बजाय, इलाज करवाने के बहाने उससे एक कुर्बानगा ले जाते हैं, कसाईयों को ये दे देते हैं, और 2-3 दिन बाद ऐलान कर देते हैं कि बॉक्सर
वहाँ हॉस्पिटल में बॉक्सर फौत हो चुका है। हालांकि बॉक्सर को कुर्बानगाह दे आते हैं, ले जाते हैं, जो कसाई होते हैं वो ले जाते हैं और वहाँ कोई ज़िबा कर लेते हैं। इसी के साथ हम इसकी हिपोक्रेसी हम भी देख सकते हैं कि नॉवल के एंड में जब ये 6 फार्मर्स किसान आके बैठे होते हैं इसके साथ गपशप कर रहे होते हैं और साथ में शराब नोशी भी कर रहे होते हैं। हालांकि शुरू में यही वो नेपोलियन था जिसने रेवोल्यूशन को लीड किया था कि हम इंसानों के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन करते हैं, इंसानों से आज़ादी चाहते हैं। और जो नारा था कि 2 लेग्स बैड एंड 4 लेग्स गुड, ये 2-3 इंसिडेंट्स हैं जो कि नेपोलियन की हिपोक्रेसी बताते हैं। उसके बाद नेपोलियन एक टेरेंट था, जानवरों को एग्जीक्यूट करवाता था और किसी भी जानवर को मारना उसके लिए कोई गैर मामूली बात थी। और अपनी पावर के असूल के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके बाद है नेपोलियन एज ए लीडर, उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ भी थी कि उसका ख़ास उसकी पर्सनैलिटी थी, एटीट्यूड था, उसके पास प्लान्स थे, मैनुफैक्चर्स कह लें उससे। और काफ़ी किस्म की वो टेक्निक्स लगाता था कि जानवर उसकी बात सुने। मतलब खुद तो वो पब्लिक में नहीं आता था, लेकिन उसका आगे जो मैसेंजर था भेजता था कि उसकी बात सुने, उसकी बातों में जानवर आ भी जाते थे। और एंड पे कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि उसमें नेपोलियन में तमाम उसको खसूसियात थी जो कि उस वक्त रशियन जो रूलर्स थे उनमें थी। फॉन्ड ऑफ पावर था, उसके बाद क्रूरल भी था, टेरेंट था, हिपोक्रेट था, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी।